एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स एमए हिंदी के सेकेंड सेमेस्टर में हैं उनके एग्ज़ाम्स एमसीक्यू बेस्ड ही होने वाले हैं। तो जो हमारी यूनिट 1 है वो आधुनिक कालीन कवि है। तो उसका जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है मैथिली शरण गुप्त। उनका भी क्या है, महाकाव्य है एक साकेत। उसके नवम सर्ग से रिलेटेड हमारे जो एग्ज़ाम्स है उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप टीजीटी पीजीटी या फिर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी आपके इसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है कि ये किसी ना किसी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके हर बार किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के हुए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है। ए मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, बी जयशंकर प्रसाद के द्वारा, सी सुमित्रानंदन पंत के द्वारा या फिर डी महादेवी वर्मा के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। साकेत जो महाकाव्य है वो हमारा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। ये इनका एक महाकाव्य है। तो हमारा जो आंसर है वो ए सही है। तो आप टिक लगा लीजिए ए आंसर पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत कब प्रकाशित हुआ। यानी कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो लिखित महाकाव्य है साकेत वो प्रकाशन में कब आया। 1929 में आया, 1930 में आया, 1931 में या फिर 1932 में। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप ज़रूर इसका आंसर कीजिएगा। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा सी आंसर सही होने वाला है, यानी कि 31 में 1931 में जो मैथिली शरण गुप्त ने महाकाव्य लिखा था साकेत वो 1931 में प्रकाशन में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था। 1884, 1885, 1886 या फिर 1887। तो हमारा जो आंसर है वो है डी, सॉरी सी है आंसर हमारा, यानी कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था। वैसे अगर हम कहें कि आगे का क्या है तो आप 3 अगस्त भी लिख सकते हैं, कि अगर हो सकता है कि डेट और मंथ भी लिख कर आ जाए तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैथिली शरण गुप्त ये 3 शब्दों से बना है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 3 अगस्त, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो 3 अगस्त 1886 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो जो हमारा झांसी है वहाँ के चिरगांव में हुआ था। एक बार और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है आपके इसमें, तो जो मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त को हुआ था ना, तो इस दिन हमारा कवि दिवस भी मनाया जाता है। तो ये जो भी ये क्वेश्चंस आपके इस क्वेश्चन से बने हैं वो भी आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में अपनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। ए चिरगांव में, बी राजस्थान में, सी पंजाब में या फिर डी नैनीताल में। अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया था। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ था। तो हमारा ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथिली शरण गुप्त जी के पिताजी का क्या नाम था। ए रामकुमार वर्मा था, बी रामचरण था, सी हजारी प्रसाद था या फिर डी मेधावी शुक्ला था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी के पिताजी का नाम रामचरण था। वहीं अगर माता जी का नाम पूछा जाता है तो इनकी माता का नाम काशीबाई था। आप लिख सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी के पिताजी का नाम रामचरण और माता जी का नाम काशीबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ था। ए 1961 में, बी 1962 में, सी 1963 में या फिर डी 1964 में। ये भी आपका क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो हमारा जन्म और निधन होता है ये तो आपका इम्पॉर्टेंट होता ही होता है। तो बताइए मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ था। तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, 1964 में। तो मैथिली शरण गुप्त का निधन 1964 में हुआ था। तो बताइए मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था और इनका निधन 1964 में हुआ था।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत का क्या अर्थ है? ए अयोध्या, बी बनारस, सी लक्ष्मण या फिर डी उर्मिला। तो हमारा जो साकेत का अर्थ है वो ए, यानी कि हमारा ए आंसर सही हो जाएगा, अयोध्या से है। पहले हम अयोध्या को साकेत के नाम से जाना जाता था, तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा, यानी कि अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत किस भाषा का मूल शब्द है? प्राकृत भाषा का, पाली भाषा का, संस्कृत भाषा का या फिर डी अरबी भाषा का। तो हमारा आंसर बी सही है, यानी कि साकेत जो है वो पाली भाषा का मूल शब्द है, और साकेत जो है इसका अर्थ क्या है? तो अयोध्या से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत महाकाव्य की नायिका है? सीता है, उर्मिला है या फिर शकुंतला या फिर डी यशोधरा। तो जो साकेत महाकाव्य है उसमें हमें जो उर्मिला जी हैं, यानी कि लक्ष्मण जी की जो पत्नी है उर्मिला, उनका जो विरह हुआ था लक्ष्मण जी से, उसके बारे में हम साकेत के नवम सर्ग में पढ़ते हैं। तो जो हमारी साकेत महाकाव्य की नायिका है वो उर्मिला है, ठीक है। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथिली शरण गुप्त किस काव्य धारा के कवि हैं? ए भारतेंदु युग के, बी छायावाद युग के, सी द्विवेदी युग के या फिर डी प्रगतिवाद के। तो जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो हमारे द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए कामायनी है, बी साकेत है, सी सरोज स्मृति है या फिर डी प्रथम रश्मि है। तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वो साकेत है। तो इससे आपको ये क्वेश्चन भी पता चल गया, अगर आपसे पूछा जाता है सी साकेत की भाषा कौन सी है तो वो खड़ी बोली है। साकेत का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली है। साकेत किसके द्वारा प्रकाशित है? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथिली शरण गुप्त जी को किस युग के कवियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? ए भारतेंदु युग, छायावादी युग, प्रगति युग या फिर द्विवेदी युग। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, यानी कि द्विवेदी युग, क्योंकि जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन कि मैथिली शरण गुप्त किस काव्य धारा के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के हैं। तो नॉर्मल सी बात है, वो उनका जो सर्वोच्च स्थान है वह द्विवेदी युग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुप्त जी को राष्ट्र कवि किसने कहा था? ए प्रेमचंद ने, बी गांधी जी ने या फिर सी जयशंकर प्रसाद जी ने या फिर डी महादेवी वर्मा ने। तो हमारे जो मैथिली शरण गुप्त थे उनको राष्ट्र कवि की उपाधि गांधी जी ने दी थी, यानी कि हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण पुरस्कार मिला, यानी कि कब मिला था? 1951 में, 1952 में, 1953 में या फिर 1954 में। तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, यानी कि मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो 1954 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था? 1931 में, 1932 में, 1933 में, 1934 में। तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि 1932 में गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। और 1931 में क्या हुआ था? तो 1931 में उन्होंने साकेत का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त जी ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? 1 महाकाव्य लिखा है, 2, 3 या फिर 4। तो बताइए हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, यानी कि हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथिली शरण गुप्त प्रारंभ में किस नाम से रचनाएं लिखा करते थे? ए गुप्त जी, बी मैथिली, सी शरणम, डी रसिकेंद्र।
तो जो मैथिली शरण गुप्त है वो प्रारंभ में रसिकेंद्र नाम से रचनाएं लिखा करते थे, यानी कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें स्टार टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसिकेंद्र नाम से किस भाषा में रचनाएं किया करते थे, यानी कि हमारे जो मैथिली शरण गुप्त थे वो प्रारंभ में रसिकेंद्र नाम से रचनाएं किया करते थे, लेकिन वह किन भाषा में लिखा करते थे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। उर्दू से, संस्कृत से, ब्रजभाषा से या फिर अवधी से। तो रसिकेंद्र नाम से वो ब्रज भाषा में रचनाएं किया करते थे, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रकवि के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसे कहा था? तो हमारे मैथिली शरण गुप्त को कहा था, तो हमारा सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथिली शरण गुप्त की जो आरंभिक रचनाएं थी वो किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? हंस में, सरस्वती में, वैश्योपकारक में या फिर डी कालिदास में? तो जो मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं थी वो हमारी वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी, तो हमारा सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत की, यहाँ पर बड़ी लगा लीजिएगा का में, तो साकेत की संस्कृति का विश्वकोश है, यानी कि जो साकेत महाकाव्य लिखा गया है वो किस संस्कृति को देखकर लिखा गया है? हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, ईसाई संस्कृति या फिर डी बौद्ध संस्कृति? तो साकेत में हम श्री रामचंद्र, सीता, उर्मिला और लक्ष्मण जी के बारे में पढ़ते हैं, तो यानी कि ये हमारा हिंदू संस्कृति से संबंधित है, तो हमारा ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि साकेत हिंदू संस्कृति का विश्वकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत महाकाव्य किस पर आधारित है? राम कथा पर, कृष्ण कथा पर, वायु कथा पर या फिर डी वरुण कथा पर? तो साकेत जो है वो हमारा राम कथा महाकाव्य पर आधारित है। सबसे पहले हम रामचरितमानस महाकाव्य की बात करते हैं और दूसरे नंबर पर अगर कोई राम कथा महाकाव्य है तो हम साकेत की बात करते हैं, तो हमारा ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, राम कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत में कितने सर्ग वर्णित हैं? ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट आता है क्वेश्चन। तो 7 सर्ग हैं, 8 सर्ग हैं, 9 सर्ग हैं या फिर 12 सर्ग हैं? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 12, यानी कि साकेत में 12 सर्ग वर्णित है। वहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि साकेत में जो सबसे बड़ा सर्ग है वो कौन सा है, तो साकेत में सबसे बड़ा सर्ग नवम सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के वियोग का वर्णन किया गया है। तो जो उर्मिला थी लक्ष्मण की पत्नी, उनका जब वियोग हो रहा था लक्ष्मण जी से, यानी कि जब लक्ष्मण जी, सीता जी और अपने भैया श्री राम जी के साथ वो जो वनवास उन्हें मिला था उसके लिए जब जा रहे थे तो उनका वियोग हो रहा था उर्मिला जी से लक्ष्मण जी का, तो वो किस सर्ग में वर्णित है, किस सर्ग में आप इसके बारे में पढ़ते हैं? तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, नवम सर्ग, यानी कि 9वां सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत के नवम सर्ग में किस रस का उत्कर्ष दिखाई पड़ता है? क्या श्रृंगार रस का, संयोग श्रृंगार रस का, वियोग श्रृंगार रस का या फिर वीर रस का? तो जो श्रृंगार रस है उसमें श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में होता है कि नायक नायिका का मिलन होता है, लेकिन वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है। तो यहाँ पर हम साकेत में क्या देखते हैं कि लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ विरह हो रहा है, और इसमें साकेत में नायक और नायिका किसे बताया गया है? तो नायक लक्ष्मण जी और नायिका उर्मिला जी, तो इनका विरह हो रहा है। तो हम इसमें हमारा जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, यानी कि वियोग श्रृंगार का यहाँ पर रस हमें उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त जी की साकेत रचना में किन रसों का परिपक्व हुआ है? वीर रस का, करुण रस का, श्रृंगार रस का या फिर बी और सी दोनों? तो अभी हमने पढ़ा था वियोग श्रृंगार रस का हमें उत्कर्ष दिखाई पड़ा था, और करुण रस का भी, क्योंकि शोक है एक, क्योंकि जो हमारी उर्मिला जी हैं वो लक्ष्मण जी से जब वियोग
उनके उसमें हो जाता है, वो जब वियोग हो जाती हैं, उनसे दूर हो जाती हैं, तो उसमें उनका जो विरह होता है वो बहुत ही करुणामय है। तो हमारा जो आंसर है वो बी और सी, यानी कि दोनों जो रस है उनका परिपक्व हमें इस रचना में देखने को मिलता है, जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा महाकाव्य लिखा है। तो हमारा यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने गुप्त जी को कौन सा ग्रंथ समर्पित किया था? रामायण, उपनिषद, पुराण या मैथिली काव्यमान? महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी और साथ ही में महात्मा गांधी जी ने गुप्त को मैथिली काव्यमान ग्रंथ समर्पित किया था। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम कथा का दूसरा बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि रामचरितमानस के बाद हिंदी में जो राम कथा का दूसरा बड़ा महाकाव्य है वो हमारा साकेत है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत के प्रथम छंद में किस राजा के मंगलाचरण का उल्लेख है? रामचंद्र जी का, राजा दशरथ जी का, राजा जनक जी का या राजा दुष्यंत जी का? तो यहाँ पर जो प्रथम छंद है साकेत का, उसमें हमें राजा जनक जी के मंगलाचरण का उल्लेख देखने को मिलता है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत के प्रारंभिक जो 5 सर्ग है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? ए हंस में, बी यंग इंडिया में, सी सरस्वती में या फिर डी कोई नहीं में? तो हमारा यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा, सरस्वती में। ये जो सरस्वती है हमारे द्विवेदी युग की ही पत्रिका है, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है, शुरू की गई थी यानी कि। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, साकेत महाकाव्य की भाषा है। अभी पीछे आपको मैंने बताया था कि ये जो हमारा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि साकेत महाकाव्य की भाषा खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला की किस सखी का नाम बताया गया? सीता का, सुरेखा का, सुलक्षणा का या सुयशी का? सीता तो उनकी बहन थी, तो हमारा जो ऑप्शन है सी सही हो जाएगा, यानी कि साकेत के नवम सर्ग में जो उर्मिला है वो सुलक्षणा सखी के बारे में इस नवम सर्ग में दिखाया गया है कि वो सुलक्षणा से बात कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला अपनी सखी से उपवन में क्या खुलवाने को कहती हैं? ए बगीचा, बी घर, सी फूलों की माला या फिर डी पुरबाला साल? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला अपनी सखी से उपवन में पुरबाला साल खुलवाने को कहती है। अब ये पुरबाला साल का क्या मतलब है? तो पुरबाला साल यानी कि पुराना वाला साल, यानी कि वो चाहती हैं कि वो पुराना वाला साल आ जाए, क्योंकि उससे उनकी कुछ लक्ष्मण जी से यादें जुड़ी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो पुरवाला साल है वो उनसे परवाला साल भी आपके इसमें लिख के आ सकता है, क्योंकि वो कहती हैं सर्दियों के मौसम को भी आने को यहाँ पर कहती हैं कि सर्दियों के मौसम का पुराना साल आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत के नवम सर्ग में सीता साकेत से कहाँ जा पहुँची है? चित्रकूट, ग्वालियर, नासिक या फिर अयोध्या? तो साकेत के नवम सर्ग में जो सीता है, मतलब साकेत के नवम सर्ग में ये दिखाया जाता है कि जो सीता माँ है वो लक्ष्मण जी और राम जी के साथ चित्रकूट जा पहुँची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत का नामकरण किस आधार पर किया गया है? प्रेम के आधार पर, स्थान के आधार पर, स्थिति के आधार पर या फिर डी वियोग के आधार पर? तो साकेत जो नाम है वो हमारा क्या है? साकेत का अर्थ यानी कि अयोध्या से है और अयोध्या एक स्थान है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, स्थान के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत की आत्मा है? पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, नवम सर्ग या फिर डी दशम सर्ग? तो जो साकेत है वो मूल रूप से
उर्मिला के विरह के वर्णन के लिए लिखा गया है। तो हमारा जो सी है नवम सर्ग, ये इसी का आंसर होगा, सी सही होगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ किया गया है? गणेश, शारदा, सरस्वती या फिर श्री राम जी। तो गणेश जी से नहीं हुई है इस स्तुति का प्रारंभ, शारदा जी से हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, डॉक्टर गणपति चंद्र ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है या फिर डी राम कुमार वर्मा ने कहा है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने महाकाव्य साकेत महाकाव्य को जनवादी काव्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोती है और दूनी निरख कर मुझे तीन सी तीन सासें, उर्मिला ने तीन सासें किसे कहा है? लक्ष्मण, राम और सीता या फिर सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी या शत्रुघ्न, मांडवी और कीर्ति या फिर सारिका, भ्रामरी और सुलक्षणा? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर तीन सासें जो सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी से है, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्मिला के स्वप्न चित्र में सीता फूल तोड़ रही हैं और फूलों से लड़ी को कौन झुकाए खड़ा है? राम, लक्ष्मण, सीता जी या राम जी व लक्ष्मण जी दोनों? तो उर्मिला अपने स्वप्न में देख रही हैं या फिर उनकी एक सोच रही हैं वो बैठकर, क्योंकि वो उनके विरह में हमेशा लक्ष्मण जी के बारे में ही सोचती रहती थी। तो उन्हें ऐसा दिख रहा है कि सीता माता जो है वो फूल तोड़ रही हैं और जो फूलों से लड़ी है उसको झुकाए लक्ष्मण जी खड़े हैं। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये सेशन कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और मन से पढ़ाई कीजिए।